तो वर्ल्ड जियोग्राफी की नोट्स रिवीजन कर रहे थे, उसमें है पृथ्वी की ये परत है, अंतर्जात बल लगते हैं, कुछ बाह्यजात बल लगते हैं। तो बाह्यजात बल अंदर की ओर लगते हैं और अंतर्जात बल अंदर से बाहर की ओर लगते हैं। गुरुत्वीय विसंगति, घनत्व और गुरुत्व विसंगति, तापीय विसंगति और चुंबकीय विसंगति, इस तरह के बल होते हैं। तो औसत तापमान क्या है इतना इसमें 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 36 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस तरंग गति होती है। भूकंप का कंपन क्या होता है? उद्गम केंद्र, यहाँ उद्गम केंद्र, उसके ठीक ऊपर सतह पर एपिसेंटर होता है, जहाँ सबसे पहले तरंगें अनुभव की जाती हैं। इसे सिस्मोग्राफी भूकंप मापी यंत्र के द्वारा मापा जाता है। फिर भूगर्भित तरंगें होती हैं, धरातलीय तरंगें कहते हैं यहाँ। तो प्रारंभिक तरंगें और द्वितीयक एस तरंगें होती हैं। तो पी तरंगें होती हैं और एस तरंगें होती हैं। तो पी तरंगें जो हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। प्राथमिक तरंगें तेज चलती हैं। सबसे पहले एपिसेंटर तक पहुंचती हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से चलती हैं और जब माध्यम बदलते हैं तो अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाती हैं, यानी अपवर्तन हो जाता है इन तरंगों का। फिर एस तरंगें ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, पी तरंगों से धीमी होती हैं, इसीलिए इसे द्वितीय तरंग कहते हैं। केवल ठोस माध्यम में ही चलती हैं और परिवर्तित और अपवर्तित होती हैं। तो ये अपने मार्ग बदलती हैं, जैसे हाँ ये दूसरा माध्यम है तो ये अपवर्तित हो जाती हैं, तो लंब की ओर झुक जाती हैं थोड़ा। फिर यहाँ मलेशिया और सिंगापुर के बीच की जल संधि कौन सी है? जोहर जल संधि है। मलेशिया और सिंगापुर के जल संधि जोहर जल संधि। ये रूस का क्षेत्र है। यहाँ साखलीना द्वीप है। तो यहाँ जल संधि कौन सी है? टार्टरी जल संधि है। यहाँ पे पहले स्थान पर टार्टरी जल संधि है। दूसरी जो जल संधि दूसरे नंबर पर डली है वो है ले पेरू जल संधि है। ये होक्काइडो को अलग करती है और साखलीना द्वीप को अलग करती है। होक्काइडो साखलीना द्वीप को अलग करती है। यहाँ ले पेरू जल संधि है। फिर है तीसरी जल संधि, ये तीसरे नंबर की सुगारू जल संधि होन्शु को होक्काइडो से अलग करती है। फिर चौथी है जापान या सुसेट या क्रोटिया स्टेट कहते हैं, कोरिया स्टेट भी कहते हैं, जापान जल संधि या कोरिया स्टेट। तो ये जो कोरिया है तो उसको अलग करती है होन्शु से। यहाँ शोंकू द्वीप है, ये क्यूशू द्वीप है और फिर रिकाउंड द्वीप है, ये चीन का है। पोहाई खाड़ी है, पो की खाड़ी है ये। फिर यहाँ ताइवान वाला द्वीप है, जो यहाँ जल संधि हो गई। एक जल संधि है टार्टरीना जल संधि, ये लेपू जल संधि हो गई। सुगारू जल संधि यहाँ है जो तीसरे नंबर सुगारू, यहाँ चौथे पे जापान जल संधि। तो इस तरह जल संधियाँ हैं। फिर यहाँ मलक्का के पास आते हैं, तो मलक्का जल संधि है यहाँ पे, ये वाली मलक्का जल संधि और ये सुंडा जल संधि है, तो ये इंडोनेशिया के पास है। फिर तरंगें अधिकतम घनत्व क्षेत्र में तेज गति से चलती हैं। फिर जो है पी तरंगों की गति कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। एस की गति है 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये भूपर्पटी होती है। भूपर्पटी में यहाँ से जहाँ से उत्पन्न होती हैं तो उसमें 105 से लेकर 145 तक, अधिक केंद्र से 105 से 145 तक का क्षेत्र पी भी यहाँ नहीं आती। तो पी तरंगें यहाँ से इस वाले क्षेत्र में पी तरंगें नहीं आती। इतने क्षेत्र जो पी तरंग का छाया क्षेत्र है, तो इतना क्षेत्र ये पी तरंग का छाया क्षेत्र होता है। फिर यहाँ द्रव है, ठोस है, घनत्व यहाँ होता है। तो पी तरंग का छाया क्षेत्र ये है, यानी 105 से 145 तक का छाया क्षेत्र पी तरंग का छाया क्षेत्र होगा। इस की आकृति दिखाई गई है इसमें। तो स्थलमंडल है, तो स्थलमंडल की सबसे ऊपरी क्या है? महासागर है, ये महासागर है, ये स्थल है। तो भौतिक ठोस चट्टानें हैं, तो 100 किलोमीटर तक ये ऊपर वाला स्थलमंडल है और भूपर्पटी है ये।
भूपर्पटी है जो यहाँ ठोस है, ये ठोस भाग है। फिर यहाँ एक 100 किलोमीटर की रेखा है। फिर यहाँ दुर्बलता 100 किलोमीटर से नीचे थोड़ी 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक यहाँ पर ईस्ट वेस्ट पर यानी दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल। भूपर्पटी कितनी है तो ये यहाँ भूपर्पटी ठोस चट्टानें इस वाली लाइन तक भूपर्पटी है। उसके बाद थोड़ा दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल यहाँ लावा होता है, तो ये बाह मंडल का भाग होता है, तो ये भूपर्पटी है। फिर बाह मेंटल शुरू हो जाता है यहाँ से, इस वाली लाइन से बाह मेंटल शुरू हो गया, तो ये बाह मेंटल है। 700 तक की पेटी है, रेपेटिटी कहते हैं इसे, तो ये बाहमंडल शुरू हो जाता है। फिर ये मध्यमंडल आ गया, मध्यमंडल या आंतरिक मंडल। फिर गुटेनबर्ग रेखा है जो मध्यमंडल को बाह्य कोर से अलग करती है, तो बाह्य कोर से अलग करती है। यहाँ तरलता है, ये मंडल क्या है, बाह्य कोर तरल होता है। और ये इसका जो बाह्यमंडल था ये यहाँ दुर्घटना मंडल ये तरल था। फिर 2885 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर तक होता है यहाँ। फिर लेहमैन रेखा आंतरिक कोर को अलग करती है बाह्य कोर से, तो लेहमैन रेखा जो है बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग करती है। और ये गुटेनबर्ग रेखा बाह्य कोर को मध्य मंडल से अलग करती थी। और ये रेपेटिटी जो रेखा थी वो क्या करती थी, मध्यमंडल को बाह्य मंडल से अलग करती थी, बाह्यमंडल के बीच, मध्य और बाह्यमंडल के बीच थी। फिर 5155 में भ्रूण या कोर वाला क्षेत्र होता है, ये 600 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान होता है, 64 किलोमीटर तक नीचे होता है ये। तो यहाँ रासायनिक संरचना कैसी होती है, भूपर्पटी पे हल्के पदार्थ यानी सिलिकेट खनिज वाली चट्टानें यह ग्रेनाइट से बनी होती है। तो भूपर्पटी जो होती है वो हल्के पदार्थों यानी सिलिकेट जैसे खनिज हैं, तो यह चट्टानों और ग्रेनाइट जैसे पदार्थों से बनी होती है। यहाँ सिलिका, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम यह ठोस और भंगुर होती हैं, तो इन चट्टानों से बने होते हैं। और फिर ये है कॉर्नाड रेखा, तो यहाँ ये वाला भाग हो। दूसरा सिलिकॉन एल्यूमिनियम होता है, तीसरा सिलिकॉन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम होता है, तीसरा है सिलिका और मैग्नीज होता है। फिर कॉर्नाड असमता रेखा, फिर असमता रेखा खंडता है, तो ये मेंटल वाला भाग है। मुँह असमता रेखा भी होती है यहाँ मेंटल में। तो अवसादी सेलें कितनी होती, तो अवसादी सेलें होती हैं, ग्रेनाइट सेल होती हैं और बेसाल्ट सेलों से बनी होती हैं। तापमान क्या होता है, 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। फिर 100 सेंटीमीटर जाने पर 100 मीटर जाने पर 3 घटता है। फिर 1000 मीटर पे जाने पर तापमान है डिग्री सेल्सियस में कितना डिग्री घटता नहीं है, बढ़ता है तापमान नीचे जाने पर। फिर 1000 मीटर पर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो इस तरह से तापमान होता है। फिर मेंटल संवहन सिद्धांत। भूपर्पटी पर 8 प्रमुख तत्व हैं। भूपर्पटी 8 तत्वों से मिलकर बनी है, तो उसमें सिलिका, ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा सिलिका है, फिर ऑक्सीजन है तो 46% सिलिका है, ऑक्सीजन 29% या 27% है, एल्यूमिनियम है, फिर 5% ये लोहा है, 8% कुछ एल्यूमिनियम है, फिर Na सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम है। पृथ्वी की परतों के बीच पाए जाने वाला एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर 2 परतों की विशेषताएं एक साथ मौजूद होती हैं उसे असमता कहते हैं। तो 2 परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है उसे वो लाइन असमता कहलाती है। ऊपरी तथा निचली भूपर्पटी के बीच घनत्व संबंधी भिन्नता कॉनराड के नाम से जानी जाती है। तो ऊपरी और निचली भूपट्टी के बीच घनत्व संबंधी जो भिन्नता होती है उसे कॉनराड के नाम से जाना जाता है। भूगर्भ में प्रवार मेंटल, तो जो होती है भूगर्भ में भूप्रवार मेंटल में संवहनीय धाराएं पाई जाती हैं। तो भूगर्भ में भूप्रवाह मेंटल में संवहनीय धाराएं पाई जाती हैं। चुंबकत्व, तो भूचुंबकत्व 3 प्रकार की चुंबक होती है, स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। चुंबकीय पदार्थ तरल होते हैं यानी करंट अवशेषित और चुंबकत्व उत्पन्न होता है। महाद्वीपीय विस्थापन की सोच, तो महाद्वीप का जो विस्थापन है उसके संबंध में
सनराइडर और टेलर और वेगनर ने दिया था। सनराइडर, टेलर और वेगनर। तो सनराइडर के अनुसार उत्तरी अमेरिका और यूरोप विगत काल में जुड़े हुए थे, पर टेलर ने पर्वत निर्माणकारी घटनाएं देखी। फिर यहाँ मैप में है थाईलैंड जो है, थाईलैंड के पास ये निकला हुआ सेतु नहर यहाँ निर्माण कर रहा है। क्यारा की स्थल संधि है, तो यहाँ कायरा की स्थल संधि बना रहा है ये। यहाँ मलाया प्रायद्वीप है, जोहारा जल संधि है यहाँ पे, छोटा सा द्वीप, यहाँ जोहारा जल संधि है, ये मलक्का जल संधि है। तो मलक्का जल संधि, जोहार जल संधि और ये क्यारा जल संधि बना रहा है। फिर पवन जिस दिशा में आती है, उस पवन का कॉन्सेप्ट है कि पवन जिस दिशा से आती है वही उसका नाम होता है। जिस संघनन होता है, जल वाष्प होता है यहाँ, और वर्षा होती है, ऊष्मा का जल और सजन होता है। फिर वेगनर के विचार के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया। तो वेगनर ने समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया। महाद्वीप का विस्थापन सिद्धांत दिया उन्होंने 1912 से 1915 में। अनुभव व निरीक्षण के लिए अमेरिका व यूरोप एवं अफ्रीका के महाद्वीपीय तट अगर जोड़ जाएं तो एक दूसरे से ठीक तो उन्होंने कहा, वेगनर के अनुसार, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत 1912 से 1915 में जो दिया था कि अमेरिका और यूरोप के एक साथ जोड़ा जाए और अफ्रीका महाद्वीप के तट अगर जोड़ दिए जाएं तो एक दूसरे से ठीक बैठ जाएंगे। इन महाद्वीपों की तटों की भूगर्भिक संरचना समान थी। तो जियोलॉजिकल इनवायरेंस किया उन्होंने। हेंस ने संवहनी सिद्धांत दिया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वेगनर ने क्या किया, 1900 जर्मन के थे वेगनर महोदय, 1912 से 1915 में जर्मनी में 1925 में अंग्रेजियों में आलोचना की। इन्होंने उन्होंने कहा कि महाद्वीप, पहला कॉन्सेप्ट था कि महाद्वीप चलायमान है और विस्थापित हो रहे हैं। यह सिलिका एल्युमिनियम निर्मित होते हैं और सागरीय नीतल को काटते हुए विस्थापित होते हैं। तो उन्होंने कहा कि सागर की नीतल है, तो सागर के नीतल को भी काटते हुए जी विस्थापित हो जाते हैं। आज से 300 करोड़ वर्ष पहले सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे और जिन्हें पेंजिया उन्होंने नाम दिया। तो और ये सागर वाला भाग इन्होंने पेंथलासा कहा। फिर 20 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया विखंडित हुआ और दो भागों में, उत्तर वाला भाग लॉरेंसिया और दक्षिण वाला ये अंगारा और गोंडवाना में विभाजित हुआ। जैसे उत्तर वाले को लॉरेंसिया अंगारालैंड कहते हैं। फिर लॉरेंसिया व गोंडवाना भी विभाजित हुए और आज से महाद्वीपों को जन्म दिया गया, जो विस्थापित होकर अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंच गए। महाद्वीपों की प्लावकशीलता का सिद्धांत है और ज्वारीयता पर बल दिया, जो असंभव है कि महाद्वीप विस्थापन के लिए ज्वारी जो इन्होंने सिद्धांत दी, ये असफल हो गए इनके सिद्धांत। फिर हेस 1962 में आए। 1962 में है सागरीय नीतल विस्तार। उन्होंने कहा कि सागर का नीतल विस्तार हो रहा है। वेगनर के विचार को इन्होंने पुनर्जन्म दिया। फिर तो इनका समुद्री प्रसार का सिद्धांत था कि समुद्र प्रसार हो रहा है। इनका मानना था कि जो सिलिका एल्युमिनियम से बना है, विध्वंस हो रहा है पुरानी चट्टानों का, और जो सिलिका एल्युमिनियम की जो चट्टानें हैं वो सागर में इस तरह से यहाँ नीचे संवहनीय संचरण और दोलन हो रहा है, यानी चट्टानों के नीचे से जो लावा है इस तरह से घूम रहा है और इन तरंगों के कारण प्लेटें दूर दूर जा रही हैं और सागर का यहाँ विस्तार हो रहा है। फिर समग्र सिद्धांत, इन सबको जब मिलाया गया तो उन्होंने प्लेट प्रवर्तनी की सिद्धांत आया। तो प्लेट प्रवर्तनी सिद्धांत वर्तमान सिद्धांत आया। तो इनमें मॉर्गन, विल्सन, पिको जैसे वैज्ञानिक शामिल थे। तो इस वाले सिद्धांत में मॉर्गन, विल्सन और पिको जैसे सिद्धांत हैं। वह प्लेटो ने स्थलमंडलीय खंड और विवर्तनीय चलायमान सिद्धांत दिए। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत स्थायी और गतिमान सिद्धांत है, यानी पृथ्वी का बाहरी आवरण स्थलमंडल है,
ठोस और भंगुर हल्का है। तो बाहरी वाला मंडल जो है आवरण स्थल मंडल वो ठोस है, भंगुर है और हल्का है। स्थल मंडल भू परपटी और बाह्य ठोस स्थल मंडल का किस चीज से मंडल का बना है? तो ऊपर की भू परपटी से और बाहरी जो ठोस भाग है मेंटल से मिलकर बना है। फिर स्थल मंडल के खंडित है, प्लेटों में टूटा हुआ है। प्लेट में दुर्वाटा मंडल के ऊपर प्लेटें तैर रही हैं। और गतिमान जो है इसमें प्लेटें गतिमान हैं, वह एक दूसरे से क्रिया करके भूभौतिक घटनाएं होती हैं। प्लेटें गति करती हैं जिससे भूभौतिक घटनाएं होती हैं, जैसे ज्वालामुखी होते हैं, भूकंप आते हैं और गर्म निर्माण होती हैं, पर्वत निर्माण क्रियाएं आदि को जन्म होता है। और प्लेटों की 3 गतियां होती हैं। तो प्लेटों के वर्गीकरण की संरचना। तो महाद्वीप बने हैं सिलिका, एल्युमिनियम, ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट चट्टान होती है, कम घनत्व वाली होती हैं ये महाद्वीप की चट्टानें, और 2.6 से 2.8 मोटी प्लेट है। महासागरीय प्लेट सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। बेसाल्ट ग्रेनाइट की चट्टान है, इनमें बेसाल्ट है और अधिक घनत्व पाया जाता है। 2.8 से 3.0 तक इनका घनत्व 2.8 से 3.0। इनमें इनके आकार प्रमुखता क्या है? प्रमुख है उत्तर में नचका प्लेट। तो प्रमुख जो बताते हैं, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, यूरोपीय, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रिया प्लेट और अंटार्कटिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट है। छोटी प्लेटें हैं नस्का प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, कोको प्लेट और हवाना डी फोका प्लेट और बर्मा माइक्रो प्लेट। ये प्लेटें हैं। प्लेटों की गति इस तरह से होती है कि ये अभिसरण वाली प्लेटें होती हैं, विध्वंसात्मक प्लेटें जब दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं। फिर ये अपसारी प्लेट संरचनात्मक, इनसे संरचना का निर्माण होता है क्योंकि यहाँ से ज्वालामुखी निकलते हैं, नई प्लेट बनती है। तो दूर दूर जब प्लेटें जाती हैं तो संरचनात्मक और ये विनाशात्मक होती हैं। और ये निष्क्रिय प्लेटें होती हैं, एक दूसरे के समानांतर इस तरह गति करती हैं, ऊपर की ओर नीचे की ओर। तो ये निष्क्रिय प्लेटें होती हैं। 10 लाख टन या 1000 टन तक होती हैं। फिर ग्रेनाइट नीस बेसाल्ट सिस्टम में बदल जाती हैं और सेल सिस्टम में बदल जाती है। चूना पत्थर से संगमरमर चट्टानें बन जाती हैं और चौक और डोलोमाइट से भी संगमरमर बन जाता है। फिर चूना एक भौतिक चट्टान क्या है? भूभौतिक प्रक्रिया है चट्टानों का निर्माण। तो चट्टानों का निर्माण क्या है कि इसमें देखो यहाँ दूर दूर प्लेटें जा रही हैं, महाद्वीप, और ये महाद्वीप वाला भाग है। तो 100 टन तक की धसी हुई प्लेट है। 100 टन तक की प्लेट धस जाती है यहाँ, और इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं। संवहनीय बलों के कारण कटक दबाव होता है और स्वचलन खाँच होती है। इस तनाव के कारण यहाँ दरारें यहाँ पर एक दूसरे की ओर जाती है, दरारें पड़ जाती है, यहाँ से ज्वालामुखी, भूकंप और द्वीपों का निर्माण होता है, भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। फिर अभिसरण सीमांत। तो इसमें अभिसरण होता है, पहला है अपसरण। जब प्लेटें दूर दूर जा रही थी तो इस तरह दूर जा रही थी, अपसरण था। दूसरी क्रिया है अभिसरण, जब प्लेटें पास पास आ रही हैं। सागर और सागर की प्लेट, सागर है और सागर की प्लेट है तो यहाँ पास पास आती हैं, तो यहाँ हम पास पास आने से ज्वालामुखी आएंगे और भूकंप, क्योंकि प्लेटें एक दूसरे के नीचे जाएंगी तो भूकंप फिर आएंगे और ज्वालामुखी आएंगे। गर्त भी बन सकते हैं, द्वीप बन सकते हैं और सुनामी आ सकती है। तो ये सागरीय प्लेटों के मिलने से। फिर सागर और महाद्वीप, एक सागरीय प्लेट है और ये महाद्वीप प्लेट है, तो इसमें ज्वालामुखी होंगे, भूकंप भी होंगे, बलित पर्वत निर्माण हो सकता है और गर्त बनेंगे। और महाद्वीप जब यहाँ आते हैं तो इस तरह से, तो यहाँ बेनी ऑफ जॉन यानी जो प्लेट नीचे जाएगी वहाँ वो यहाँ पिघल जाएगी और फिर यहाँ पिघल कर द्वीप का निर्माण कर देगी यहाँ। और यहाँ जब 2 सागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट मिलेगी तो सागरीय प्लेट नीचे चली जाएगी और नीचे पिघल के यहाँ लावा बन सकता है और ये पर्वत भी बन सकते हैं। अब है
टेट्रा प्लाट ये ज्वालामुखी यह कोरमेंटल से आती हैं। फिर सीमांत प्लेटें क्या, एक नीचे जा रही है एक ऊपर जा रही है, तो ये सीमांत प्लेटें होती हैं। तो यहाँ यहाँ देखो, यहाँ इस तरह से हो रहा है, ये नस्का प्लेट इस साइड जा रही है और ये प्लेट इस साइड जा रही है। फिर यहाँ जॉन डी फूका प्लेट है, ये नस्का प्लेट यहाँ जा रही है जॉन डी फूका, और ये अमेरिकन प्लेट इस साइड जा रही है। फिर अटलांटिक प्लेट ये पश्चिम की ओर जा रही है और ये वाली इस तरह पूरब की ओर जा रही है। फिर अफ्रीकन प्लेट ऊपर की ओर जा रही है, तो यहाँ भूमध्य सागर छोटा होता जा रहा है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो ये प्लेट है, और इंडियन प्लेट है तो इंडियन प्लेट ऊपर की ओर जा रही है। है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी पृथ्वी के तट पर कुछ ऐसे स्थान, मुख्यतः पर्वतों के मुख के आकार के बड़े बड़े गड्ढे, जिनसे आग की लपटें, लावा, गली धातुएं आदि धुएं सहित निकलते हैं, जैसे ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। प्रक्रिया क्या है, छिद्रदार और घेगली चट्टानें ऊर्ध्वाधर होकर सतह पर आती हैं। तो चट्टानें क्या है, ऊपर आती हैं इस तरह। बाह्य शंकु और आंतरिक शंकु का निर्माण होता है। तो ये नीचे क्या है, H2O यानी पानी है, सिलिका है और कार्बन है। इस तरह से ये ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। तो ज्वालामुखी में क्या आता है, गैस आती है, ठोस आते हैं और तरल में मैग्मा या लावा कहते हैं आता है, और ठोस में चट्टानों के टुकड़े, राख आती है। गैस में जलवाष्प होती है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन होती है और COSH, CO4 और ये अमोनिया, सल्फर और नाइट्रोजन, ये गैसें आती हैं। सील्ड का यहाँ निर्माण करती हैं, पठार का निर्माण करती हैं। और ये कम इसमें सिलिका होती है, प्रवाह बला और विस्फोट नहीं होते, और बस बेसाल्ट कटक हवाई द्वीप का निर्माण हुआ है जैसे मैग्मा से। वह अधिक सिलिका जो होता है जिसमें, तो उसमें गाढ़ा जो सिलिका होता है, विस्फोट के कारण आंतरिक और बाह्य दोनों शंकु बन जाते हैं। तो अंदर भी बन जाते हैं और बाहर भी, तो आंतरिक और बाह्य शंकु बन जाते हैं। तो इस तरह से अंतर्भेदी भू आकृतियाँ भी निर्माण हो जाती हैं, यानी जमीन के अंदर इस तरह की आकृतियाँ बन जाती हैं। तो जो आकृतियाँ बनती हैं उसमें जो लेपोलिथ है, तो इस तरह तस्तरीनुमा जो है तो वो लेपोलिथ है, लेपोलिथ वाली चीज़ है ये। फिर ये फैकोलिथ है, फैकोलिथ, तो ये नीची और ऊंची इस तरह लहरदार होती है, फैकोलिथ है ये, फैकोलिथ वाली चीज़ है फैकोलिथ। फिर डाई क्या होती है, लंबाई सीध में इस तरह बन जाती है, डाई है। सिल्ट क्या होती है, सिल्ट इस तरह से बनती है, चौड़ी में सिल्ट। फिर उभार के रूप में जो बनती है एक, और ये शंकु क्रेटर होता है, तो यहाँ से शंकु की संरचना इस तरह से बन जाती है, शंकु बन जाता है। बैथोलिथ लेटी हुई चट्टान होती है, बैथोलिथ। फिर सिल भी इस तरह आड़ी होती है। तो इस तरह से जो बन जाती अपनति के रूप में बनती हैं, और ये केकोल अभिनति के रूप में बन जाती हैं, इस तरह से नीचे अभिनति अपनति के रूप में। फिर है भू संचलन। तो भू संचलन क्या होता है, भू संचलन धीमी गति और दीर्घकालिक संरचना होती है। ऊर्ध्वाधर संचलन और क्षैतिज संचलन, दो प्रकार संचलन होता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और क्षैतिज संचलन नीचे की, मतलब इस तरह से नीचे की ओर क्षैतिज रूप में होता है क्षैतिज संचलन। अपनति और ऊर्ध्वाधर संचलन से क्या होता है, अपनति यानी ऊपर की ओर उठ जाना, उत्थान होता है और निर्गमन होता है, लैंड और ओशियन। और अभिनति या धसान वाला होता है, या निमज्जन होता है, धस जाती हैं जब चीज़ें। फिर क्षैतिज संचलन संपीड़न, तो दो टकराती हैं जब, तो संपीड़न बल के कारण ऐसे मोड़दार पर्वत बन जाते हैं, मोड़दार बलद पर्वत। तनाव जब लगता है एक दूसरे की हो जाती है, तो यहाँ भ्रंश घाटी बन जाती है इस तरह से, तो भ्रंश का निर्माण होता है। फिर आकस्मिक संचलन से अगर एकदम से चलती हैं तो ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। तो ये धसान है और ये उत्थान है, इस तरह की क्रियाएं होती हैं। फिर भूकंपीय ऊर्जा केंद्र, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, अमेरिका यहाँ होती है। कायातंग
एस तरंगें और ये पी तरंगें हैं। तो ये पी तरंगें सबसे पहले ऊपर पहुंचती हैं। धरातलीय तरंगें हैं, लव तरंगें और रैली तरंगें होती हैं। रिक्टर पैमाना भूकंप ऊर्जा मापक भूकंप ऊर्जा मापक गणितीय मात्रात्मक है। भूकंप जनित विनाश कंपन और गुणात्मक होता है। पवन में बोफोर्ट मापी की पवन है बोफोर्ट मापी की तीव्रता होती है। वायुमंडल में गैसों का आवरण होता है। वायु एवं पवन, वायु होती है और पवन चलती हुई हवा है। जलवायु एवं मौसम, जलवायु वह है जिसकी आप अपेक्षा रेत है। तो जलवायु वह है जिसकी अपेक्षा रेत है, और मौसम वह है जो आपको मिलता है। वायुमंडल संगठन। फिर है स्थलमंडल पृथ्वी की उत्पत्ति होती है स्थलमंडल में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के कारण क्या हुआ, स्थलमंडल हुआ। उसमें 78 पृथ्वी की उत्पत्ति के समय नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और आर्गन 0.9%, कार्बन 0.03%। तो ये विभेद आधुनिक वायुमंडल का निर्माण हुआ पृथ्वी का। तो वायुमंडल जब निर्माण हुआ तो वायुमंडलीय घटनाओं में स्थिर अनुपात स्थिर व समय में बांटा। इसमें 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.9 और कार्बन 0.03 से अब 4 हो रही है। फिर परिवर्तन होता है तो जलवाष्प होती है इसमें पहला। तो और फिर तट और सागर के अनुसार जलवायु में परिवर्तन आता है। धूल कण, तो शुष्क गर्मियाँ और आर्द्र मानसून के कारण परिवर्तन हो रहा है। फिर वायुमंडल स्तरीकरण, तो गुरुत्वीय विभेदन, जो संस्तर आयन मंडल हो, सबसे पहले नीचे क्षोभ मंडल होता था, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल होता है। तो ये फिर इसके बाद विषम, तो यहाँ सममंडल होता है ये। फिर 80 किलो स्थिर अनुपात होता है, यानी स्थिर मात्रा में चीज़ें पाई जाती हैं गैसें। उसके ऊपर विषम मंडल शुरू होता है। तो यहाँ विषम मंडल में अनिश्चित रूप में गैसें पाई जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो ये गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। तो इस तरह का ये मंडल में बटा हुआ है कि यह क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में के ऊपर जाने पर तापमान घटता है, फिर यहाँ जाने पर तापमान बढ़ता है समताप मंडल में। फिर मध्य मंडल में तापमान ऊपर जाने पर घटता है, फिर आयन मंडल फिर तापमान इस तरह बढ़ने लगता है। तो इस तरह से है। तो यहाँ तापमान घट जाता है। फिर यहाँ तापमान बढ़ने का कारण ओजोन का परावैंगनी किरणों का अवशोषण है। फिर मध्यमंडल में तापमान घट जाता है। फिर चुंबकीय क्रियाएं जो होती हैं, विद्युत क्रियाएं वो चालू होती हैं आयनों के कारण, फिर यहाँ तापमान बढ़ जाता है। फिर परिवर्तनीय गैसें, परिवर्तन लाने में कौन सी गैसें हैं, तो जलवाष्प होती है, धूल कण, आद्रतागाही केंद्र होते हैं। 90% जलवाष्प परिवर्तनकारी गैस है। 99% धूल कण क्षोभ मंडल में है। तो 99% जो धूल कण होते हैं वो क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। ताप और ऊष्मा का मान, सूर्य है सूर्यताप, ऊष्मा का स्थानांतरण, सूर्यताप होता है और ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। 30 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री और ऊपर इस तरह जाने से तापमान क्या होता है, घटता जाता है। विकिरण, संचलन और संवहन की क्रियाएं होती रहती हैं वायुमंडल में। तो इस तरह होता है कि पृथ्वी का सूर्य का ऊष्मा बजट होता है इस तरह। तो पृथ्वी पर किरणें आती हैं लघु तरंग के रूप में और यहाँ से परिवर्तित हो जाती हैं। तो 100 इकाई की जो तरंग है, लघु तरंगें आती हैं और ये पृथ्वी गर्म हो जाती है तो ये तरंगों को विकृत करती है। तो संवहन के कारण तरंगें ऊपर उठ जाती हैं। विकिरण पार्थिव तरंगें होती हैं और वायुमंडल इस तरह निर्माण होता है। तरंग, लघु तरंग और दीर्घ तरंग। चलिए उस वही दिखाए गए कि क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के यहाँ क्षोभ सीमा है, समताप मंडल है, समताप सीमा भी होती है, मध्य मंडल और ये आयन मंडल होता है। फिर यहाँ तापमान ह्रास दर कितनी होती है, तो 16
163 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान में कमी आ जाती है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कमी आ जाती है। तो 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। 163 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1.6 औसत तापमान की कमी आती है। विलोम ह्रास, जब ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा तो इसमें ऊंचाई जाने पर ऊपर जाने पर तापमान के साथ बढ़ता है। ऊंचाई के साथ ताप बढ़ता है तो इसे ताप व्युत्क्रम कहते हैं। यह समताप मंडल में होता है। यही अंतःपर्वतीय घाटियों में भी होता है। अब है यहाँ विकिरण एल्विडो पृथ्वी की औसत परिवर्तन क्षमता का मापक है। इस तरह से सूर्य से आने वाली 100 इकाई का तापमान होता है, जिसमें से एक 14 इकाई तापमान है जो ये 17 इकाई पार्थिव विकिरण के रूप में प्राप्त होता है और 34 इकाई यहाँ प्राप्त होता है। 35 इकाई से 38 इकाई ध्रुवों पर कम प्राप्त होता है। तो 18 किलोमीटर क्षोभमंडल के 18 किलोमीटर ऊंचाई क्षोभमंडल की होती है विषुवत पर और 8 किलोमीटर तक हो जाती है ध्रुवों पर। तो जो सूर्य ताप का आता है उसमें से 51 इकाई एल्विडो यानी पृथ्वी की औसत परिवर्तन का मापक है। तरह सूर्य ताप का आयतन में 1100 इकाई है। ए यानी एल्विडो क्या है 35 इकाई होता है। बी वायुमंडल में 14 इकाई होता है। 17 पार्थिव होता है और सी पृथ्वी को 51% प्राप्त होता है। ताप विलोपन, ताप व्युत्क्रम ये 3 प्रकार के होते हैं। घाटी व्युत्क्रम, विकिरण व्युत्क्रम और अभिवहन व्युत्क्रम। तो ताप घाटी व्युत्क्रम अंतः पर्वतीय है। ये पर्वत होते हैं 2 पर्वतीय और एक घाटी होती है। तो घाटी में क्या होता है कि ये जल्दी गर्म हो जाती है पर्वत और पर्वत विकिरण को छोड़ देते हैं और तापमान क्या होता है रात के समय घाट कम हो जाता है और घाटी सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। -25 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। घाटी में हवा नीचे आती है और घाटी में अवतलन हो जाता है। तो अंतः पर्वतीय घाटियाँ तो रात के समय क्या होती है घाटियाँ ठंडी होती हैं। हवाएं पर्वतों से घाटियों की ओर चलती हैं रात में और दिन में घाटियों से पर्वतों की ओर चलती हैं। तो गर्म और आर्द्रता अधिक होती है समुद्र के पास विषुवत पर। तो ये शीत दिल्ली है। तो वायु में मतलब ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है और पार्थिव विकिरण है ये। उष्मांक, जिस तापमान पर जलवाष्प संघनित होता है वह जल बूंद कहते हैं। तो अभिवहनीय व्युत्क्रम कनाडाई शील्ड, प्रशांत और कनाडा 30 डिग्री और 60 डिग्री पर होता है। फिर ये 8 गर्म है और ये 2 डिग्री तक ठंडा तापमान है यहाँ। तो ठंडी राशि जो है गर्म राशि जो जब ठंडी से मिलती है तो यहाँ उष्मांक बिंदु है 2 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री। जब गर्म नम हवा ठंडी के ऊपर जाती है तो वह कोहरा बन जाती है। सूर्य ताप की विकिरणें, तो सूर्य ताप की विकिरणें इस तरह आ रही हैं। विरल मंडल है जी, ये मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक, समताप मंडल 50 किलोमीटर पर, क्षोभ मंडल है जी। तो क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर या 8 किलोमीटर तक होता है। तो ऊंचाई के साथ क्या 50% 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। 90% यानी 16 किलोमीटर की ऊंचाई और 99.32 किलोमीटर की ऊंचाई पर।
उत्तरी गोलार्ध में 50% भूमि है और 50% सागर है। उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, 20% भूमि और 80% सागर है। फिर यहाँ वाष्प आने पर ऊर्जा खो देंगे और प्रकाश निकटता है। एलोरा। तापमान का असमान वितरण पाया जाता है। तो अक्षांश, तापमान पे असमान वितरण होता है अक्षांश के कारण, और स्थल और जल की विषमता के कारण, ऊंचाई के कारण प्रभावित होता है, पवन और धाराओं के कारण प्रभावित होता है, वनस्पति आवरण, मिट्टी की प्रकृति और भूमि एवं अभिमुखता के कारण तापमान का असमान वितरण पाया जाता है। और फिर यहाँ ये अरब सागर है। यहाँ क्या है, उच्च दाब, ऊंचाई पर कम दाब होता है। यहाँ देखते वायु दाब यानी बैरोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ कम दाब होता है, यहाँ अधिक दाब होता है। तो इस तरह ऊंचाई वायु दाब को क्या बैरोमीटर से मापते हैं। 1 MBP 1 ग्राम मीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 MB बैरोमीटर यानी में मापते हैं। तो यहाँ 1.053 किलोमीटर क्यूब। 1 पास्कल 1 नैनोमीटर स्क्वायर। 1 पास्कल 1 न्यूटन m स्क्वायर। 36 सेंटीमीटर मरकरी क्यूब। फिर 1 एटमॉस्फेयर मिलीबार में होता है। ये मिलीबार, 1 एटमॉस्फेयर क्या है, 1013 मिलीबार के बराबर होता है। तो यहाँ 1 मिलीबार है। 1 मिलीबार 1000 मिलीबार। 1 पार्सेल ये फिर दाब के अनुसार यहाँ ताप कम हो रहा है, दाब कम हो रहा है, यानी समुद्र की नीचाई में जाने पर ऊर्ध्वाधर वितरण और दाब वितरण है यहाँ। तो यहाँ इस तरह से होता है। तो यहाँ ये मछली पाई जा रही है, समुद्र का स्थल है। तो यहाँ से यहाँ जाने पर ताप और दाब दोनों कम रहे हैं। तो 1% दाब 99% એટલે 1। यहाँ 10% से कम था 10, और यहाँ 0.5% 1 एटमॉस्फेयर होता है। क्षोभ मंडल क्या है, वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। क्षोभ मंडल के पास तापमान ऊपर जाने पर ह्रास होता है, यानी 65 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान ह्रास होता है। विशेष व्युत्क्रम बल। तो विशेष व्युत्क्रम बल में ऐसा होता है कि जब ठंडियों के समय धरती नीचे होती है और हवाएं जब आती हैं, तो हवाएं ऊपर ज़्यादा गर्म मिलेगी और नीचे सतह के संपर्क में आने के कारण ठंडी होंगी। तो यहाँ 2 डिग्री तापमान हो गए हैं, 4, यहाँ 8। तो ये व्युत्क्रम ठंडियों के समय में देखने को मिलता है। 2 असंतुलन होते हैं पृथ्वी पर। अक्षांश ताप असंतुलन। तो 0 से 90 डिग्री की ओर जाने पर तापमान यहाँ ध्रुव होते हैं, तो ध्रुवों पर तापमान कम होता है और विषुवत तापमान अधिक होता है। फिर पार्थिव विकिरण होता है। तो पार्थिव विकिरण के कारण ऐसे ही होता है। पार्थिव विकिरण के कारण 0 से 40 डिग्री 40 उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश 80 40 से 38 से 40 तक और 38 से 40 तक यहाँ तापमान सूर्यताप का अधिक उष्ण बहुलता होती है। यहाँ ज़्यादा तापमान प्राप्त होता है 0 डिग्री से 68 या 40 डिग्री तक। यहाँ दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। तो यहाँ 40 से 30-40 जो अक्षांश होते हैं, यहाँ ऊष्मा अधिक होती है और यहाँ ऊष्मा की कमी होती है। तो ठंडा क्षेत्र होता है द्रव, वायु और जल के कारण। समस्त पवन वायुमंडलीय परिसंचरण उद्देश्य क्या है, अक्षांशीय ऊष्मा बजट संतुलन के लिए होता है। समस्त जलधाराएं। फिर दाब संतुलन
गैसों का असमान वितरण। तो अधिक पानी होता है तो कम पानी क्यों जाता है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर दाब प्रवणता बल लगता है, उसे दाब प्रवणता कहते हैं। दाब में अंतर के कारक क्या है, तापमान में अंतर। तापमान में अंतर होता है तो पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उच्च ताप से निम्न ताप की हो जाता है। फिर ऊंचाई के आधार पर भी दाब में कमी, ऊंचाई पर जाने पर क्या है, दाब घटता जाता है, दाब घट जाता है। पार्थिव पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी क्या है, परिवर्तन होता है कुछ। और वायु में जल वाष्प की मात्रा का उल्टा संबंध है, वायु में जल वाष्प का उल्टा संबंध, यानी जल वाष्प जहाँ अधिक होता है तो वहाँ वायु दाब क्षैतिज वितरण है तापमान और दाब में। तो इस वाले चीज में इसमें दिखाया गया कि 0 डिग्री रेखा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बादल बनते हैं, अधिक बाष्प उत्सर्जन होता है, तो बाष्पन का पानी अधिक उड़ता है और यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। अपेक्षित समताप रेखा, समानांतर ध्रुवों की तरफ समताप रेखा है ये। तो समान ताप वाले रेखाओं को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, समताप रेखाएं होती हैं। जब हम उच्च दाब से जब पवन दूर जाएगी तो उसे अपसरण, यानी सतही पवन। जब हवा निम्न दाब में आती है तो उसे अभिसरण कहते हैं। तो जब हवा होती है जो उच्च दाब से जब पवन दूर जाती है तो दाब अधिक होता है, जैसे यहाँ दाब अधिक है तो दूर जाएगी यहाँ पवन, तो इसे पवन जाएगी तो अपसरण होगा, दूर जाने को अपसरण बोलते हैं। और जहाँ निम्न दाब होता है तो पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की वजह से आ रही हैं तो उसे अभिसरण का क्षेत्र कहते हैं। तो अपसरण में क्या है, हवाएं दूर दूर जा रही हैं और यहाँ ऊपर और इस तरह से उड़ जा रही हैं दूर दूर जाके, ये अभिसरण क्षेत्र है। तो यहाँ अपसरण यानी दूर दूर जा रही हैं पवनें, यहाँ अभिसरण पास पास आ रही हैं, पास पास आके ऊपर उड़ जाती हैं। तो ऊपरी वायुमंडलीय जेट प्रवाह पवन, तो जेट होती, तो यहाँ पवनें ऊपर से आके नीचे उतर रही हैं और यहाँ से ऊपर उठ रही हैं पवनें। फिर आर्द्रता, वायु आर्द्रता के कारण वायु में नमी होती है और वायु में व्याप्त जलवायु होती है। वायुमंडल गैसीय आवरण है, वायुमंडल में गैस का आवरण होता है। H2O जल वाष्प होती है जो परिवर्तन करती है। आर्द्रता ग्रहण करने की एक अधिकतम सीमा है। बाष्पीकरण संघनन, अपेक्षित आर्द्रता वायु की संतृप्त ऊर्जा होती है, संतृप्त यानी जो 100% वायु मतलब आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, जब वायु और अधिक ग्रहण नहीं कर सकती तो संतृप्त आर्द्रता कहते हैं। जब 100% आर्द्रता हो जाए तो उसे संतृप्त बिंदु या ओसांग बिंदु कहते हैं, इससे ज़्यादा वो अब ग्रहण नहीं कर सकती है। ये ऑक्टा है, ऑक्टा कहते हैं बाष्पीकरण और संघनन। तो बाष्पीकरण कब होता है, जब तापमान अधिक होता है तो बाष्पीकरण होता है, जल स्रोत होने चाहिए और पवन भी चलने चाहिए। फिर संघनन कब होता है, तो संघनन होने से पानी या बर्फ बदलते हैं, ओसांग बिंदु तक पहुंच जाता है। जब तापमान घट जाता है यहाँ ऊंचाई पर जाने पे तो ओसांग और हिमांक तक पहुंच जाता है, तो गुप्त ऊष्मा का सृजन होता है और बादल बन जाते हैं। संघनन के कारण हिमपात होता है और यहाँ वर्षा भी होती है। कोहरा कुहासा बन जाता है, बर्फ बन जाती है और हिम या पाला तुषार पड़ता है। ओसांक में क्या होता है, 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रह जाता है, यानी कम हो जाता है तापमान। यहाँ ओस बनने लगती है, संघनन होने लगता है। बादल और मेघ, तो यहाँ संघनन और वरीकरण, आकार और ऊंचाई का आधार। आर्द्र वायु ठंडी हो जाती है। फिर यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है और ऊपर जाने पर 35 डिग्री सेल्सियस से तापमान क्या होता है, ताप ह्रास होता जाता है और बादल बन जाते हैं। फिर कपासी बादल होते हैं, ये स्तरी बादल होते हैं, और ये वर्षा मेघ होते हैं। तो इस तरह से वर्षा होती है यहाँ, कपासी स्तरी वर्षा मेघ से वर्षा होती है।
तो निम्न 2 किलोमीटर, ये मध्य में 6 किलोमीटर तक होते हैं। वहीं रेसे और पक्षाव ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई के आधार पर जो बादल भी बन जाते हैं। तो कपासी वर्षा में इस तरह से बड़े गुब्बारे की तरह बन जाते हैं। तो 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं स्तरीय कपासी या वर्षा स्तरीय, स्तरीय कपासी। फिर ऊंचाई पर 6 किलोमीटर की से अधिक ऊंचाई पर पक्षा वर्षा, वर्षिक हिमांक और कभी वर्षा नहीं देते हैं और अभी मंडल होते हैं। तो वर्षा देने वाले जो बादल होते हैं स्तरीय कपासीय वर्षा स्तरीय होते हैं, जो 2 किलोमीटर पर पाए जाते हैं। फिर घर्षण और आवेशित विद्युत होती है, यहाँ गर्जना करती है और यहाँ ऋण आवेश और प्लस आवेश बनता है, यहाँ तड़ झंझावात आती है। समुद्र में क्या होती है, ये धाराएं चलती हैं, संवहन होता है और संवहनी धाराएं यहाँ चक्रवात आ जाते हैं और बर्फ होता है, ओला ओला बढ़ते हैं सागर का तट। तो ये इसमें दिखाया गया नदी है, फैलना तैरना, बादल आदल फट जाते हैं। जो कपासी में बाल थे वो बादल फट जाते हैं पर्वतों से भिड़ने के कारण और भारी वर्षा होती है। वर्षा के 3 प्रकार हैं। तो वर्षा 3 प्रकार से होती है। इसमें गर्म और असंवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा कैसी होती है, विषुवत पे होती है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में संवहनी वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा गर्म और ठंडी राशियाँ होती हैं। तो इस तरह से पर्वतों के सहारे उठती है और फिर यहाँ बादल आदल बनते हैं और वर्षा होती है। आर्द्रता और बाधा इसके लिए जरूरी है, पर्वतों की बाधा होनी चाहिए। तो गर्म और शीत आर्द्र, गर्म हवा जो है जिसमें शीतल होती है, आर्द्र होती है, ऊपर उठती है। यहाँ देखो इस तरह उठ रही है और यहाँ बादल बन गए हैं। 2 डिग्री से तापमान घट जाता है, ऊपर जाने पर बादल बन जाते हैं, वर्षा हो जाती है। तो पर्वतीय वर्षा होती है। फिर यहाँ उष्णकटिबंधीय वायु राशि होती है और यहाँ कम दाब होता है, यहाँ बर्फ पाई जाती है और वायु राशि ध्रुवीय होती है। वाताग्र आर्द्र सीमांत वायु का एक बड़ा खंड होता है। पृथ्वी की वायुमंडल में पेटियां पाई जाती हैं, 7 दाब पेटियां पाई जाती हैं वायुमंडल में। यहाँ लो प्रेशर होता है 0 डिग्री 5 पर होती है और 10 अक्षांशों तक पाई जाती हैं। तो दाबांतर के कारण तो लो प्रेशर होता है यहाँ। फिर यहाँ हाई प्रेशर होता है 30 डिग्री पर, फिर यहाँ 60 पर फिर लो प्रेशर होता है, फिर यहाँ हाई प्रेशर होता है। फिर वायुदाब है समदाब रेखा, यह आदर्श रेखा होती है समदाब, जो उन बिंदुओं को जोड़ती है जिन बिंदुओं का समान दाब होता है। यह तुलनात्मक और सापेक्ष होती है। तो निम्न दाब उच्च दाब, तो निम्न दाब है 102 मिलीबार और यहाँ 102 मिलीबार तक होती है। समदाब रेखा 106 1006 पे उच्च दाब होता है। यहाँ निम्न दाब 1002 मिलीबार है और यहाँ उच्च दाब 1006 है। फिर यहाँ पवनें चलती हैं। पवन समदाब रेखा से लंबवत चलती है, पवन जो है समदाब रेखाओं के लंबवत चलती हैं यहाँ। तो 1004 होता है, 1008 1012 उच्च होता है। दाब की ढाल है ये समदाब रेखा है। पवन को चलाने वाले बल, तो पवन को चलाने जब पवन चलती है तो दाब प्रवणता बल के कारण भी चलती है। यानी 1000 मिलीबार से जैसे 1000 मिलीबार है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है पवन। ये 112 मिलीबार है, 106 मिलीबार। तो दाब में अंतर को कहते हैं दाब प्रवणता बल। 6 मिलीबार है तो 1 किलोमीटर दूरी पर जाने पर 6 मिलीबार दाब का अंतर आ जाता है। तो 1 किलोमीटर जैसे 112 मिलीबार है तो 1 किलोमीटर जाने 1000 मिलीबार दाब है, 1 किलोमीटर जाएंगे तो 112 मिलीबार दाब में अंतर होता है। तो दाब प्रवणता है यानी दाबांतर और दूरी,
तो दूरी में परिवर्तन के साथ दाब प्रवणता बल है। तो तेज हवाएं इसमें चलेंगी। दाब प्रवणता बल पवन का वेग और दिशा निर्धारित करता है, यानी पवन का की गति क्या होगी दाब प्रवणता बल के कारण निर्धारित होगी और दिशा क्या होगी ये भी दाब प्रवणता बल बताएगा। दाब प्रवणता बल जो है अगर कम है तो वेग भी कम होगा। फिर घर्षण बल है दूसरा। तो जब वैगनर का जब वे तब बनेगा जब पवन चलेगी घर्षण। तो वायुमंडल में घर्षण नहीं लगता है, वायुमंडल में घर्षण बल उतना नहीं लगता है और सतह के पास घर्षण बल अधिक लगता है, क्योंकि सतह पर ये पर्वत ये पठार होते हैं और ये बिल्डिंग होती हैं, तो स्थल पर अधिक लगता है। पवन का वेग सागर में ज़्यादा होता है और भूमि पर कम होता है, क्योंकि सागर में कोई रुकावट नहीं आती। स्थल पर ज़्यादा घर्षण होता है तो भूमि पर कम होता है। फिर है कोरियोलिसिस बल। कोरियोलिसिस बल है पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है कोरियोलिसिस बल। दाब प्रवणता बल क्या है, यहाँ ताप अधिक है, निम्न ताप अधिक तापमान पर दाब क्या होगा कम होगा, और फिर निम्न ताप पर निम्न नमी अधिक कम है, नमी अधिक होगी, ताप कम होगा, नमी अधिक होगी और निम्न दाब। वायुमंडलीय प्रवणता बल किन्हीं दो बिंदुओं के बीच यदि दाब में अंतर है तो दाबांतर कहते हैं। दाबांतर होने के कारण एक बल पैदा होता है जो हवा को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ढकेलता है। यह दाब के बल को हम दाब प्रवणता बल कहते हैं, जिसके कारण पवन जन्म लेती है और पवन का मूल कारण होता है दाब प्रवणता बल। फिर वायु दाब का ढाल, जो बिंदुओं में दाब का अंतर जितना ज़्यादा होता है तो उसे वायु दाब का ढाल उतना होगा। फिर पवन या वायु धारा, दाब में अंतर के कारण पवन चलती है और जब चलती हुई हवा ऊर्ध्वाधर उठती है तो उसे वायु धारा कहते हैं, तो ऊपर की उठती है तो इसे वायु धारा कहते हैं। तो दाब की पेटियां पाई जाती हैं। डोडम पेटी यानी विस्वधारा की पेटी, यहाँ सममनी वर्षा होती है। फिर उपोष्ण पेटी, दाब यहाँ दाब अधिक होता है और यहाँ अक्षांश कहते हैं इसे, और यहाँ क्या होती हैं हवाएं उतरती हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो यहाँ हाई प्रेशर होता है। फिर उपध्रुवीय पेटी, तो उपध्रुवीय पेटी यहाँ वाताग्र बनते हैं, दोनों हवाएं इस तरफ से इस तरफ वाली हवाएं आकर मिलती हैं, यहाँ लो प्रेशर भी होता है और वे भी ऊपर की ओर उठ जाती हैं, तो यहाँ हाई प्रेशर होता है। फिर वायु दाब को नियंत्रित करने वाले कारक। वायु दाब को कौन नियंत्रित करता है, वायु ताप समानता उल्टा होता है, वायु का ताप समानता वायु दाब के साथ तापमान का संबंध उल्टा होता है। विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर ऊंचाई बढ़ेगी तो दाब हमेशा कम होगा, ऊंचाई बढ़ेगी तो दाब क्या होगा कम हो जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन प्रभावित करता है और वायु में जलवाष्प की मात्रा उल्टा संबंध होता है महाद्वीप और महासागरों की तुलना में। तो वायुमंडलीय के संबंध में ये है सामयिक या अस्थायी पवनें। मौसम या समय के अनुसार जिन पवनों की दिशा बिल्कुल उल्टी चलती है उन्हें सामयिक पवनें कहते हैं। मानसून पवन इस वर्ण के सबसे अच्छे उदाहरण है। मानसून पवनें स्थल समीर, जल समीर, घाटी समीर, पर्वतीय समीर ये सब से होती हैं। स्थानीय पवन छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं और क्षोभ मंडल में सबसे निचली परतों में सीमित होती हैं, तो सामयिक पवन होती हैं जो छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। अब सागर और भूमि समीर। अगर सागर ठंडी पवनें क्या होती हैं, दिन के समय गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, यहाँ लो प्रेशर बन जाता है तो सागर की ओर से स्थल की ओर चलती हैं। और रात के समय क्या हो जाता है, रात के समय जब धरती अपना
जो ताप है जल्दी जो ग्रहण की हुई ऊष्मा जल्दी ठंडी हो जाती है, तो तीव्र गति से पवनें स्थल से सागर की ओर चलने लगती हैं पार्थिव विकिरण के कारण। तो इस तरह से यहाँ हाई प्रेशर स्थल पे बन जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर होता है इसकी अपेक्षा। तो इस सागर से स्थल की ओर चलती हैं, सागर समीर स्थल से सागर की ओर चलती हैं, तो स्थलीय समीर होते हैं। फिर यहीं आरोही पवन और अवरोही पवन का कॉन्सेप्ट है, यानी घाटी समीर पर्वतों से ये भूमि होती है और ये स्थल होता है, तो गर्म हवाएं इसके सहारे उठती हैं और घाटी में सूर्य के समान पर्वत अधिक गर्म हो जाते तो घाटी से ऊपर की ओर चलती हैं और रात में उतारती हैं ये हवाएं इस तरह से पार्थिव विकिरण, क्योंकि अपना विकिरण खो देते हैं तो नीचे की ओर उतारती हैं पवनें, तो ठंडी पवनें घाटी में आ जाती हैं, तो हवाएं उल्टी आ जाएंगी रात में नीचे की ओर। तो घाटी समीर और ये पर्वतीय समीर है। स्थायी पवन तो बोलजाई ब्लीजाई है, चिनूक है, ब्लिजाइड पवनें हैं, चिनूक हैं। कनाडा में सिरोका या खमरसीन रक्त वर्षा के कारण इनसे होती है, यानी भूमध्य अफ्रीका से चलने वाली पवन होती है इनसे कारण। फिर बुरान शीतोष्ण में आने वाले बर्फीला तूफान होता है बुरान। फिर यहाँ ये इस तरह से दिखाया गया है, यहाँ रॉकी होते हैं, रॉकीज पर्वत होते हैं, ये सारे ये इस तरह रॉकी पर्वत हैं। फिर बी एप्लेसियन है, तो बी नंबर के जो पर्वत हैं ये एप्लेसियन पर्वत हैं। सी पेरी घास का मैदान है, बर्फ की यहाँ चादर भी होती है। ध्रुवीय क्षेत्र हैं ये ऊपर, शीतोष्ण है। चिनूक का प्रभाव कब होता है, तो यूएसए और यूरोप के ओर चलती है ये पवन, तो पछुआ पवनों के प्रभाव से यहाँ ठंडाई होती हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। रॉकीज के ऊपर से होकर जब इस तरह नीचे उतरती हैं तो गर्म होती हैं, तो ये चिनूक पवनें होती हैं। और इसके विपरीत ह्रास दर यानी तापमान बढ़ा देती हैं, पेरियार में घास के मैदानों के लिए अच्छी होती हैं। प्रशांत महासागर से चलने वाली पवनें होती है चिनूक। पर्वतों की ढाल से अवतरित गर्म और शुष्क पवन होती हैं, जो अंडिया पम्प्स और अर्जेंटीना में होती हैं। फिर है खामसिन या सिरेलेको और जापानी पवनें, तो ये फ्रेंच शुष्क हवा हार्मटन कहते हैं और डॉक्टर हवा भी कहते हैं, तो यहाँ पे चलती हैं। ये फ्रांस है, यहाँ जेपली है, मरुस्थलीय भाग होते हैं, तो यह नाइजीरिया में लो प्रेशर होता है। यहाँ श्यामला यहाँ लू चलती है, गर्म पवन है ये। यहाँ थोड़ा हवा है। मंगोलिया और चीन, मंगोलिया चीन में काला बुरान है, ये बुरान पवनें हैं, तो ये इस तरह से पवनें चलती हैं। पवन संचरण प्रवाह के कारण क्या होते हैं, तो वायुदाब बल होता है, यह पवन को जन्म देता है और दिशा और गति दोनों निर्धारित करता है, तो वायुदाब प्रबल प्रवणता होती है। तो उच्च दाब क्या होता है, 102 तक होता है और यह 992 निम्न दाब होता है, 122 से 992 तेज गति की पवन, क्योंकि इसमें दाबांतर अधिक होता है। फिर घर्षण बल, तो घर्षण बल क्या है, यह हमें पवन की गति की दिशा में विपरीत कार्य करता है घर्षण बल। तो ऊपरी वायुमंडल में इस तरह से चलती हैं। वैज्ञानिक ने हेडली सेल एक कोशिका के समान होती है, वायुमंडलीय परिसंचरण सिद्धांत है ये। तो यहाँ विषुवत रेखा पर गर्म हवाएं होती हैं, 0 डिग्री से है विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पर पवनें आ रही होती हैं, अभिसरण का क्षेत्र होती है, तो गर्म होकर वायु धाराएं ऊपर चली जाती हैं, ऊपर जाकर ये यहाँ 90 डिग्री पर उतरती हैं और तापीय उच्चावच पाया जाता है, तो यहाँ पे ये पवनें दोनों ओर से जाकर यहाँ पर उतरती हैं और फिर इस तरह से चलती हैं, तो ये हेडली कोशिकाएं बनती हैं। वायु धाराओं का अवतलन हो रहा है यहाँ।
हेडली संकल्पना आंशिक रूप से सही किंतु पूर्ण रूप से नहीं। इसे दो त्रुटियां होती हैं। पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है, स्थिर पृथ्वी पर लगती है और पृथ्वी की सतह 100% जलीय आवरण है। तो पृथ्वी की सतह पर जो है 100% जल का आवरण हो तब तो पृथ्वी घूर्णन से एक बल लगता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। तो पृथ्वी घूर्णन नहीं करती ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट गलत है। पृथ्वी पर कोरियोलिस बल लगता है और ये पूर्णतः सागरी नहीं है। घूर्णन करते हुए पिंड की सतह पर चलने या प्रवाहित वायु जल अपने मार्ग से विक्षोभित या विचलित हो जाते हैं। इसके प्रभाव को कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में कोई भी पवन अपनी दिशा के विपरीत दाईं ओर मुड़ जाती है। तो कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में ये व्यक्ति खड़ा है इस तरह, तो उसके दाईं ओर मुड़ जाएगी और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएगी। तो पवन इस तरह से ये नॉर्थ है तो यहाँ दाईं ओर मुड़ जाएंगी। पवन दाईं ओर इस तरह से दाहिनी ओर मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध है तो पवन अपनी बाईं ओर मुड़ जाएंगी। वह त्रिकोश की परिसंचरण सिद्धांत है। ये त्रिकोश की सिद्धांत तो 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है यहाँ उत्थान होता है, पवनों का अभिसरण होता है यहाँ से और ये पवनें ऊपर उठती हैं। ऊपर उठकर हेडली कोशिका बनाती हैं। हेडली कोशिका 30 डिग्री पर उच्च दाब पर क्या होती हैं, यहाँ अभिसरण अवतलित हो जाती हैं। इस तरह से अवतलित हो जाती हैं और फिर ये फेरल कोशिका बनाती है। तो फेरल कोशिका में क्या फिर से पवनों का यहाँ दोनों तरफ से अभिसरण होता है और ये फेरल कोशिकाएं ऊपर उठती हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक चली जाती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे इस तरह से जाती हैं और यहाँ इस तरह से ध्रुवों पर ये उतर जाती हैं 90 पर। तो ये ध्रुवीय कोशिका बनाती हैं। तो हेडली कोशिका, फेरल कोशिका, ध्रुवीय कोशिका। इसी तरह यहाँ होती है कि यहाँ उत्थान हो रहा था, फिर यहाँ अभिसरण हो रहा है, नीचे की ओर आएंगी, हेडली कोशिका बना देंगी। हेडली कोशिका इस तरह से चलती रहेगी और फिर यहाँ से जो पवनें थी नीचे आ रही थी तो इस तरह से फिर ये इस तरह चलेंगी तो ये फेरल सेल बनेगी। तो यहाँ क्या निम्न दाब का क्षेत्र होगा, 30 डिग्री पर उच्च दाब होगा, फिर 60 पर फिर निम्न दाब होगा और 90 पर उच्च दाब होगा। तो इस तरह से ये चलती रहती है फेरल सेल, हेडली सेल, फेरल सेल और अवतल पोलर सेल। तो ये वायुमंडल में ऊपरी तक भी इस तरह से क्षोभ सीमा तक चलती रहती हैं। फिर दाब प्रवणता बल, तो पवन प्रवाह भू विक्षेपी पवन कहते हैं। तो दाब प्रवणता बल के यहाँ ये दाब मान में परिवर्तन हुआ और ये इनका पवनों की दशा भी यहाँ परिवर्तित हो रही है दाब प्रवणता बल के कारण। तो ऊपरी वायुमंडल में क्या है, दाब प्रवणता बल या कोरियोलिस बल केवल दिशा को प्रभावित करती हैं। तो दिशा को प्रभावित करती हैं, ये पवन की गति को नहीं। और कोरियोलिस बल अक्षांश विषुवत रेखा पर शून्य होता है। तो जो बल होता है ये विषुवत रेखा पर शून्य होता है। समदाब रेखाएं हैं। कोरियोलिस विक्षेपण या विचलन पवन की दिशा में 90 डिग्री दाएं और बाएं उत्तरी गोलार्ध में दाएं हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की ओर मोड़ देता है। तो पवन की गति तब और विक्षेपण कोरियोलिस पोल प्रवाह की गति के समानुपाती होता है। तो कोरियोलिस बल अधिक होता है तो कोरियोलिस विक्षेपण बढ़ जाता है। कोरियोलिस विक्षेपण तो ये 90 डिग्री तक इस तरह घूम जाती हैं दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर घूम जाती हैं। फिर कर्क रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर और ध्रुवों पर मैक्सिमम इस तरह होता है। पवन सामान्यतः वायु दाब रेखाओं से लंबवत दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो ये समान प्रवाह है। 112 का उच्च दाब है, 108 का दाब है यहाँ। तो पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। यहाँ पवनें हैं ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी। तो विशेष पवन प्रवाह जो समदाब रेखाओं से लंबवत ना होकर समानांतर होता है, ऐसा भूविक्षेपी प्रवाह के कारण होता है। भूविक्षेपी प्रवाह, तो भूविक्षेपी प्रवाह यह ऊपरी वायुमंडल में संभव है। तो ऊपरी वायुमंडल में होता है।
व्यापारिक पवनें, तो व्यापारिक पवनें हैं तो वायुमंडल में उल्टा सिस्टम चलता है। तो ये पछुआ होती हैं, ऊपरी वायुमंडल में ये पछुआ होती हैं और ये 60 डिग्री ये व्यापारिक पवनों की तरह काम कर रही हैं, वाणिज्यिक पवनों की तरह काम कर रही हैं। नहीं, ऊपरी ऊपरी बाढ़ वैसा ही है, ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है यहाँ ऊपरी। और यहाँ पे क्या होती हैं, पवनें आ रही होती हैं, पवनें आ रही होती हैं इस साइड, इस दिशा में, और फिर यहाँ पछुआ चलती हैं इस दिशा में, इसमें इस दिशा में, और फिर ध्रुवों से फिर यहाँ आ रही होती हैं। परिसंचरण एक कोशिकीय होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं और यहाँ भी ध्रुवों से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं। ग्रह ये स्थायित्व यानी त्रिकोशिकीय परिसंचरण पवनें, इसमें वही है कि पवनें व्यापारिक पवनें यहाँ लो प्रेशर की ओर आ रही होती हैं और फिर इस तरह दक्षिण यहाँ थोड़ी सी मुड़ती हैं, दिखती हैं यहाँ इस तरह, और इस तरह से पवनें चलती हैं। नियम है कि पवन जिस दिशा से आती है उसी के उस नाम से उसका नाम रखा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि का अभाव है, इसलिए 20% भूमि आच्छादित है और जल जो है ज़्यादा है। इस कारणों से दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, पछुए पवनें जो हैं बहुत तेज गति से चलती हैं। तो इसीलिए इसे दक्षिणी गोलार्ध में गरजता 40 50 को चीखता प्रचंड 50 60 को चीखता 60 कहा जाता है। फिर दाब पेटियों का खिसकना, तो यहाँ क्या होता है, पेटियाँ खिसकती हैं, दाब पेटियाँ खिसकती हैं। तापी विषुवत रेखा, तो यहाँ क्या है, विषुवत रेखा क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है, तो 23 के पास तक यहाँ पहुँच जाती है ऊपर की ओर। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो यहाँ था ITCZ लो प्रेशर वाला, वो अब यहाँ ऊपर की ओर थोड़ा खिसक जाता है जून के समय, क्योंकि जून में सूर्य उत्तरायण हो जाता है। तो ये पेटी थी डोल्टम वाली पेटी, विषुवत रेखा वाली पेटी, विषुवत रेखा निम्न दाब, तो थोड़ी सी ऊपर की ओर हो जाती है जून में विषुवतीय वाताग्र। और दक्षिण में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य जाता है तो थोड़ा सा दक्षिण की ओर भी खिसक जाती है दिसंबर में, तो वायुदाब की पेटियों को खिसकना कहते हैं। वायु राशियाँ, तो वायुमंडलीय हवा में बड़े पुंज होते हैं, विशालकाय राशि सतह से क्षोभ सीमा तक फैले हुए होते हैं। इनसे भौगोलिक दशाएं ताप आर्द्रता लगभग समानांतर होती हैं। क्षोभ सीमा, ये क्षोभ सीमा इस तरह से होती है, गर्म हवाएं ठंडी शीतोष्ण वाताग्र होते हैं यहाँ, और ये शीत हवाएं, तो इस तरह से करती हैं। वे काफ़ी विस्तार, तो 1000 किलोमीटर लंबे से 100 किलोमीटर चौड़े होते हैं, और ये 10 से 12 किलोमीटर ऊंचाई वाली वायु राशि होती हैं। फिर कनाडा में लेब्राडोर शील्ड ध्रुवीय है, ब्राज़ील में अमेजन वन उष्ण है, और अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, ये उष्ण है। स्रोत उद्गम क्षेत्र, तो यहाँ जब तापमान क्या है बहुत कम होता है तो आर्द्रता बहुत कम ग्रहण करेंगे, तापमान कम होगा तो आर्द्रता बहुत कम ग्रहण करेंगे। यदि तापमान क्या है बहुत अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा और बहुत अधिक गर्मी होगी, और यहाँ आर्द्रता के कारण शुष्कता। महाद्वीप और महासागर है यहाँ, तो यहाँ आर्द्रता कम है, तापमान अधिक है, तापमान अधिक है तो आर्द्रता अधिक होगी। तो ये प्रशांत महासागर है। महासागरीय प्लेट पर ऐसा होता है कि आर्द्रता तापमान अधिक है तो आर्द्रता भी अधिक होगी, और यहाँ तापमान बहुत अधिक है और आर्द्रता कम है, उसके हिसाब से हिंद महासागर या महाद्वीपीय ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र होती है। फिर वायु राशि अक्षांश की स्थिति उष्ण और ध्रुवीय होती है, महाद्वीपीय और महासागरीय होती हैं।
तो वाताग्र बन जाते हैं। जब कभी दो परस्पर विपरीत वायु राशियां संपर्क में आती हैं तो वाताग का निर्माण होता है। यहाँ अधिकांशतः मध्य दक्षिणांशों में होता है। तो ये गर्म राशि आती है, ठंडी राशि आती है, तो यहाँ मिश्रित राशि बन जाती है और ये वाताग का क्षेत्र बन जाता है, कोहरा हो जाता है। तो दो वायु राशियों का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। वाताग का निर्माण गर्म और ठंडी दो तो से बनता है वाताग। तो ये कहाँ कहाँ बनता है? 30 से 60 डिग्री के अक्षांशों के पास बनता है। मध्य अक्षांशों में संक्रमण का अति संक्रमण का क्षेत्र होता है। तो गर्म उष्ण वाताग्र और ये ठंडा वाताग्र। तो ये यहाँ गर्म उष्ण वाताग्र क्या है? गर्म हवाएं यहाँ ठंडी हवाएं के ऊपर चल जाती हैं और बादल बनाती हैं, और यहाँ जो ठंडी हवाएं आती हैं और क्या करती हैं? गर्म हवाओं को ऊपर ढकेल देती हैं। तो ये भारी हवाएं ऊपर जाकर ठंडी होकर वर्षा करती हैं। जब दोनों वायु राशियाँ एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं घुसती हैं तो उसे स्थिति स्थिर वाताग्र कहते हैं। तो इस तरह से समानांतर होती है तो स्थिर वाताग्र। महासागर बहुत ठंडे और अधिक दाब होता है। चक्रवात और प्रति चक्रवात। तो चक्रवात में और प्रति चक्रवात में ऐसा होता है। यहाँ चक्रवात जब आते हैं एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होते हैं। घड़ी ऐसी तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चक्रवात होते हैं। और प्रति चक्रवात क्या है? घड़ी की सुई की दिशा। ये घड़ी की सुई की दिशा में होते हैं, ये विपरीत दिशा में होते हैं। तो चक्रवातों में बीच में लो प्रेशर होता है और बाहर की ओर देखो उच्च प्रेशर 980 है या 930 ही है, और यहाँ उच्च प्रेशर यानी 1020 मिलीबार तक है और बाहर की ओर 980 है। तो ये उच्च से निम्न की ओर जाएंगे और यहाँ जी उच्च से निम्न की ओर आएंगे इस तरह से। फिर है एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ चक्रवात। नॉर्थ चक्रवात तो यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या है? चक्रवात विपरीत दिशा में होते हैं, घड़ी किसी की विपरीत दिशा में। और प्रति चक्रवात क्या होते हैं? इस तरह से होते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में। और प्रति चक्रवात जो बनते हैं इन दोनों की दक्षिणी गोलार्ध में ऐसी विपरीत दिशा होती है। तो निम्न वायुदाब इसमें क्या है? निम्न वायुदाब साइक्लोन है, चक्रवात है, पवन विक्षोभ के कारण होता है। तेज तीव्र चक्रवाती प्रवाह समकोटि के निम्न दाब का केंद्र यहाँ होता है और ये उच्च दाब का केंद्र। समदाब रेखाएं गोलाकार होती हैं और बाहर से अंदर की ओर आती हैं हवाएं इसमें चक्रवात में। चक्रवात कहाँ आते हैं? तो चक्रवात भारत में आते हैं, दक्षिणी एशिया हिंद महासागर में तो उसे चक्रवात साइक्लोन कहते हैं। चीन और जापान में आते हैं तो उसे टाइफून कहते हैं। फिलीपींस में बागेगी जो कहते हैं। मैक्सिको में कैरेबियन द्वीप समूह में हरिकेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बिली कहते हैं। यह सब उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। प्रभाव क्या होता है? ये तीव्र परिवर्तन करते हैं। ताप बहुत तेजी से बढ़ता है। जब चक्रवात आ देते हैं ताप बढ़ने लगता है, वर्षण बढ़ जाएगा यानी बारिश होगी, पवन प्रवाह बढ़ेगा और मेघ बदलेंगे यानी बादल बनेंगे। दो प्रकार के चक्रवात आते हैं, वाताग्री चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो वाताग्री चक्रवात तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात 0 से 30 डिग्री के अक्षांश के पास आते हैं। जैसे भारत में यहाँ पे उष्ण वायु राशि होती है और ये यहाँ पर आते हैं ध्रुवीय शीतोष्ण चक्रवात। 30 से 60 के भी शीतोष्ण चक्रवात आते हैं। तो पछुआ पवनें और इन सब के और यहाँ ये पछुआ पवनों के कारण आते हैं। तो पछुआ पवनें इस तरह से आती हैं यहाँ और यहाँ से ये ध्रुवीय पवनें आ रही होती हैं तो इनके कारण यहाँ 60 डिग्री अक्षांशों के पास आते हैं और यहाँ व्यापारिक पवनें आ रही होती हैं तो यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो जाए, वाताग्र चक्रवात होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने की दशाएं। तो समुद्री सतह पर 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। केवल गर्म सागर या जलीय जो होते हैं उष्ण का स्रोत ईंधन जल वाष्प की गुरुत्वाकर्षण ऊष्मा होती है। उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में आते हैं। उपयुक्त है इसके लिए तो
तापमान है सतह समुद्री सतह का तापमान। फिर कोरियोलिस बल के विक्षेपण विचलन होना चाहिए, इसीलिए विषुवत रेखा के पास चक्रवात नहीं आते। विषुवत रेखा के पास क्या है, कोरियोलिस बल, क्योंकि विषुवत रेखा पे कोरियोलिस बल बहुत कम लगता है तो चक्रवात क्या होते हैं यहाँ पे बताया गया है। तो ये 0 से 30 के बीच में आते हैं, लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में आते हैं। फिर यहाँ कोरियोलिस बल के कारण होते हैं। फिर यहाँ लंबवत पवन घर्षण का प्रभाव होता है, न्यूनतम नगण्य होता है और ऊपरी वायुमंडल में प्रति चक्रवात बनते हैं। तो चक्रवात यहाँ 0 डिग्री पर बिल्कुल विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं बनते हैं। यानी ये यहाँ हाई प्रेशर होता है, गर्म आर्द्र हवाएं यहाँ से इस तरह से चलती हैं। यहाँ ऊपर हाई प्रेशर होता है, हवाएं बाहर की ओर जाती हैं, पक्षाप बादल बनते हैं। चक्रवात विकास के चरण तो 990 यहाँ कम दाब होता है, निम्न दाब अभिसरण क्षेत्र यहाँ अधिक दाब होता है, तो यहाँ निम्न दाब है। और यहाँ ऊपर में हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से क्या है, पवनें निम्न प्रेशर की ओर आती हैं। यहाँ पक्षाप ऊपर की ओर हवाएं उठेंगी, पक्षाप बादल बनेंगे। यहाँ निम्न से यहाँ अपसरण क्षेत्र, यहीं पवनें दूर दूर जा रही होती हैं इस तरह से। 120 किलोमीटर घंटा यानी 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है यहाँ। तो 26 डिग्री सेल्सियस तापमान 120 घंटा के हिसाब से तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान अभिसरण प्लस संवहन वर्षा होती है। पवन गति 40 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे से होगी और जो दाब कम हो जाएगा, वाह बदलाव होगा। केवल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में आँख होती है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात यहाँ पर आते हैं। और कोरियोलिस बल के कारण चक्रवातों की दिशा बदलती है। चक्रवात की मृत्यु, जब चक्रवात भूमि और तट पर आगमन करते हैं तो मृत्यु हो जाती है, उच्च अक्षांशों की ओर पलायन करते हैं तो उच्च दाब होता है। यहाँ वायु ठंडा पानी होता है और 26 डिग्री सेल्सियस तापमान। शीतोष्ण चक्रवात, तरंगीय चक्रवात, तो ये 30 से 60 मध्य अक्षांशों पर आता है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये चलते हैं, तो भूमि और सागरों दोनों पर आता है ये चक्रवात। तो ये चक्रवात है ध्रुवीय वायु राशि और उष्ण गर्म वायु राशि दोनों के जहाँ मिलन स्थल होते हैं वहाँ पर यहाँ चक्रवात उत्पन्न होते हैं। बहुत सामान्य चक्रवात होता है, शीतोष्ण जलवायु का अभिन्न अंग है, विध्वंसकारी नहीं होते। पवन 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और कभी कभी 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। वर्षा मध्यम होती है और तापमान और दाब में परिवर्तन होता है। वर्षा का माध्यम क्या होता है, भार नहीं। फिर इस तरह जेट धाराएं चलती हैं। ऊपरी वायुमंडल क्षोभ सीमा के समीप तीव्र पवन प्रवाह होता है और रिबन की तरह होता है। फिर भू विक्षेपी या सर्पिलाकार रूप में जेट पवनें चलती हैं। ध्रुवीय वाताग्र जेट धारा, उपोष्ण पछुआ जेट धारा है। तो यहाँ ध्रुवीय वाताग्र जेट धारा, उपोष्ण वायु जेट धारा, स्थायी जेट धाराएं हैं। फिर जलमंडल, जल का महत्व, पृथ्वी पर विशेष नीला ग्रह कहा जाता है। H2O यहाँ है। सीमित मात्रा में जल के स्रोत हैं। पृथ्वी की भीतरी संरचना, उल्का पिंड, धूमकेतु आदि जल का महत्व होता है। बर्फ, तो ये धूमकेतु होता है, बर्फ से बना होता है, इसकी पूंछ होती है। जब यह पृथ्वी की सतह से टकराता है तो यह कुछ जलवाष्प पृथ्वी पर आ जाता है। इसका पतन धूम चमकता हुआ भाग बर्फीला होता है। तो ये हिमावरण है, हिममंडल है, यहाँ हिमरेखा होती है।
तो यहाँ बर्फ की होती है, सतही प्रवाह होता है और नदियाँ यहाँ इस तरह से होती हैं। 69% भाग पर स्थल है और स्थल जीव रहते हैं यहाँ। और वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है। 71% भाग पर महासागर है। समस्त परिमंडल को जलीय चरण कहते हैं। जल खारा पानी, मीठा पानी सदा 3%, मीठा पानी 3% होता है। मंडर महासागर खारा लवण 97% होता है। तो महासागर है जो यहाँ पे खारा पानी महासागरों पर कितना है, तो महासागरों पर खारा पानी 97% है और मीठा पानी सिर्फ 3% सादा पानी है। तो 3% सादा पानी वो भी जल उपयोगी मतलब नहीं हो पाता, सीमित उपलब्धता है मतलब पानी की। आकार के आधार पर महासागर, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा है, फिर अटलांटिक महासागर एस आकार का है, हिंद महासागर है, फिर दक्षिणी महासागर है, फिर आर्कटिक महासागर जो सबसे छोटा और उथला है। तो महासागरों का वर्गीकरण है यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि है, तो सीमा का निर्धारण करती है, सागरों की सीमा का निर्धारण करती है। सागर का नीतल अधिकार बताती है कि कहाँ तक है। नौवहन का अधिकार देती है और ये संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, और समुद्र प्रदूषण पर नियंत्रण करती हैं और विवाद निपटान भी करती हैं। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि है UNCLDS। तो भारत में आधार रेखा है ये इतनी, तो 12 नॉटिकल तक कानून होते, तो यहाँ 100% अधिकार होता है 12 नॉटिकल तक। फिर यहाँ 12 के बाद और होता है, फिर ये 200 नॉटिकल तक होता है। तो समुद्र मील में बांटा है, तो जो होता है मील 1 नॉटिकल यानी 1.85 मील के बराबर होता है। 1.85 1.85 मील के होता है 1 नॉटिकल मील। प्रादेशिक सागर कहते हैं, तो 12 नॉटिकल मील तक होता है। सन्निहित क्षेत्र तो 24 नॉटिकल मील तक होता है। फिर उन्नयन आर्थिक क्षेत्र वाला होता है तो 22 नॉटिकल मील तक होता है। तो 12 वाले तक पूरा अधिकार होता है, फिर जो और संसाधन होते हैं वो 22-24 तक नॉटिकल माइल तक होते हैं, 22 बोलते हैं शायद। और यहाँ 200 नॉटिकल आर्थिक क्षेत्र के अधिकार यानी खनन और तेल निकालने के अधिकार। महासागरीय नीतल तो असमान उच्चावच पाया जाता है महासागरीय नीतल पर। तो इस तरह से महासागर के नीतल होते हैं। तो 200 नॉटिकल माइल आर्थिक क्षेत्र होता है, उसके बाद गहरा महासागर होता है। तो ये व्यक्ति है जैसे, तो 12 नॉटिकल मील होता है। फिर यहाँ और होता है, तो इस तरह 200 नॉटिकल के मील तक हो जाता है। तो ये इस तरह से सागर का नीतल होता है। कटक होते हैं, घाइयाँ होती हैं, मैदान भी होते हैं। महासागरीय नीतल के उच्चावच पाए जाते हैं। महासागरीय नीतल है तो महासागरीय मग्न तट होते हैं, मग्न ढाल तो ये मग्न तट होते हैं, मग्न ढाल होते हैं। फिर ये तीव्र महासागरीय प्लेट का किनारा है और ये दूसरे जो महासागर और महाद्वीपीय प्लेटें अलग अलग होती हैं। फिर यहाँ पे औसतन गहराई तो 3800 मीटर गहरी मग्न तट सीमा 80% द्रोणी महासागरीय प्लेट। तो पहला है मग्न तट होता है, फिर महाद्वीपीय ढाल होते हैं, 2-5 ढाल होते हैं। सागर तट 200 मीटर गहरे, सागर के जो तट होते हैं वो 200 मीटर गहराई तक हो सकते हैं। तल छिछले क्षेत्र यानी प्रकाशवान क्षेत्र होते हैं। तो 200 मीटर से 2000 मीटर तक हो। जीवन की संभावना भारी जैव विविधता होती है। प्रकाश महाखंड भिन्न होते हैं। आर्द्र महासागर, नदी का मुहाना, हडसन की खाड़ी है। फिर जीवाश्म ईंधन तेल प्राप्त करते हैं। अटलांटिक और आर्कटिक सबसे बड़ी और चौड़ी निमग्न तट है यहाँ अटलांटिक में और आर्कटिक में। तो अटलांटिक वाले और आर्कटिक में सबसे बड़े और चौड़े निमग्न तट हैं और साथ के प्रवाह होते हैं। महासागरीय गर्त और खाइयाँ तो ये महाद्वीपीय प्लेट, ये महासागरीय प्लेट है और महाद्वीपीय प्लेट
जब प्लेटें नीचे जाती हैं, महाद्वीप वाली दोनों प्लेटें, महाद्वीप वाली प्लेटें तो एक नीचे चली जाती है, तो यहाँ गर्त बन जाते हैं, तो यहाँ खाई बन जाती है लंबाई में। प्रशांत महासागर मरियाना खाई है, इंडो ओशियन और ऑस्ट्रेलिया सुवांडा की खाई इंडोनेशिया के पास है। फिर पोर्टो रिस्को खाई है, साउथ सेंट विंस्टेंस है। फिर कोरिल जापान, रूकिव जो टोगा की खाई, करमिट पेरू, अटाकामा की खाई, इस तरह खाइयाँ पाई जाती हैं। महासागर के मैदान तो नीतल में मैदान होते हैं। सबसे बृहद उच्चवच आकृति होती है, 2000 से 60,000 मीटर गहरे होते हैं। मंद ढाल स्थल आकृतियाँ विहीन होते हैं, स्थल यहाँ मंद ढाल इस तरह के होते हैं। फिर धनसावसान नीतल में पहाड़ियाँ इस तरह से होती हैं। और समुद्री शिखर, तो ये शिखर समुद्री सपाट शिखर या समुद्री कटक भी होते हैं, खाई तोट होते हैं। महासागरीय जल की गतियाँ, तो महासागर में जल की गतियाँ तरंगें होती हैं, यानी लहरें, वेव, ज्वार भाटा आते हैं, जलधाराएं होती हैं, बहुआयामी प्रक्रियाएं होती हैं। पवन नीतल, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा क्या है, सन और मून, इनके कारण आते हैं। तरंग, पवन का रास्ता तो सागरीय सतह है, तो रूप इस तरह से स्थिर सतह और तरंग चलती हैं। सुनामी आती हैं और भूकंप तरंगें आती हैं, तो भूकंप तरंग के कारण सुनामी आती है, बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं, सुनामी आती हैं। बेरिंग, तो यहाँ बेरिंग जल संधि जो साइबेरिया वाला भाग होता है, ये रूस के साइड वाला, और ये अलास्का क्षेत्र होता है, ये उत्तरी अमेरिका का। तो यहाँ वैंकूवर द्वीप है, कनाडा है यहाँ, और यहाँ जलधाराएं होती हैं, बेरिंग सागर से होती हुई जलधाराएं आती हैं। फिर सागरीय जलधारा, तो जल का स्तर निरंतर निर्देशित और प्रवाह गतिमान होता है। तरंग क्या हो, ऊर्जा होती है, तरंग में ऊर्जा प्रवाह, और धारा क्या होती है, पदार्थ प्रवाहित हो सकती हैं। तो सतही धारा होती है, और तेज सक्रिय 8 से 12 किलोमीटर गति होती है सतही धारा की। फिर गति 8 से 10 किलोमीटर वर्ष गहरी महासागरीय धाराएं होती हैं। आयतन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत धीमी गति से चलती हैं, इस तरह से। फिर जलधारा के कारक, तो जलधारा के कारकों में पृथ्वी का घूर्णन करना, जलधाराओं के मतलब आने के कारण, तो घूर्णन की गति यानी कोरिल्स बल होता है। सागरीय सतह पर प्रचलित पवनें, सागर की सतह पर जो पवनें चलती हैं उनके कारण घर्षण होता है, तो सागर की सतह पर मतलब जल होता है। सागरीय तापमान और लवणता के कारण घनत्व में परिवर्तन आता है, तापमान के कारण, क्योंकि वाष्पीकरण अधिक होगा, और जहाँ वर्षा होती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में जैसे भूमध्य रेखा तो वहाँ घनत्व कम होगा, क्योंकि नदियों द्वारा पानी भी वहाँ लाया जाता है और वर्षा भी हो जाती है। फिर वाष्पन के कारण जल का स्तर बदलता है। फिर सरोख द्वीप अंतरीप तट रेखा का आकार, प्रवाह की दिशा का निर्धारण, नीतल स्थलाकृति में बता ऋतु में परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी से ऊर्जा जट में असंतुलन और जलधारा का प्रमुख कारण है। तो इस तरह से ये धाराएं चलती हैं। तो उत्तर विषुवतरेखीय धारा चलती है यहाँ, तो उत्तर विषुवतरेखीय धारा यहाँ फोकोंग धारा मैक्सिको की खाड़ी से धारा चलती है, गल्फ स्ट्रीम बन जाती है, यहाँ लेब्राडोर की ठंडी धारा आ जाती है, जी यहाँ इमेजिंग धारा के रूप में चलती है, यहाँ गर्म जल धारा ऊपर की ओर चली जाती है, और कुछ जी सागरों में चली जाती है, भूमध्य सागर में भी चली जाती है। फिर यहाँ कनेरी की धारा के बन के ठंडी धारा यहाँ बन के नीचे आती है। फिर बेगुला की जो ठंडी धारा होती है यहाँ बातागर बनाती है, यहाँ बाताग बनाती है। पोलैंड की ठंडी धारा आती है, ये ब्राज़ील की धारा होती है, विषुवत रेखा से यहाँ आती है, तो ब्राज़ील की धारा नीचे और पूरब की ओर मुड़ जाती है, दक्षिणी अटलांटिक धारा के रूप में।
फिर नामीबिया का मरुस्थल बनता है, यहाँ मरुस्थल बनता है। फिर ध्रुवों की ओर, विषुवत से ध्रुवों की ओर जाती हैं धाराएं। तो 28 डिग्री हो तो 2 डिग्री सेल्सियस ध्रुवों की ओर। विषुवत का पानी गर्मी के कारण फैलता है और ध्रुवों पर पानी संकुचित हो गया है। तो यहाँ निम्न दाब होता है, उच्च दाब होता है, आसमान साफ होता रहता है, मरुस्थल वाष्पीकरण अधिक। तो यहाँ क्या होता है, पछुआ पवनें चलती हैं और यहाँ पे धाराएं, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं इस तरह से। महासागरों के पूर्व में गर्म जलधारा और पश्चिम में ठंडी जलधाराएं चलती हैं। तो सागर में घनत्व जहाँ घनत्व कम होता है और यहाँ उच्च घनत्व, उच्च घनत्व से कम घनत्व की ओर यहाँ चलती हैं। लवणीयता, ताप और घनत्व आदि के से बदलता है। ऊर्ध्वाधर प्रवाह, तो यहाँ जहाँ इस तरह से वहाँ अंतः प्रवाह सतह की जल के नीचे की ओर प्रवाहित होता है, सतह नीचे की ओर, फिर इस तरह से धीमी गति से ऊपर की ओर ये प्रवाहित होता है जल। तो अधोगमन, ऊर्ध्वाधर जल का सतह की ओर प्रवाह, ऊर्ध्वाधर गमन होता है, यहाँ सतह से ऊर्ध्वाधर की ओर। यहाँ तापमान अधिक होता है, वाष्पीकरण और घनत्व अधिक होता है। फिर ठंडी, गर्म व ठंडी जलधारा। तो गर्म जलधारा आसपास के जल की अपेक्षा गर्म पानी की धारा होती है। तो गर्म जलधारा आसपास के पानी की अपेक्षा गर्म की जलधारा होती है। ठंडी जलधारा आसपास के जल की अपेक्षा ठंडे पानी की धारा होती है। तो 2 प्रकार की धाराएं होती हैं। अटलांटिक महासागर की जलधारा। तो अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धाराएं चलती हैं? तो यहाँ उत्तरी विषुवत रेखीय धारा चलती है, गल्फ स्ट्रीम चलती है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह होता है, कनेरी की धारा, नेवेजियन धारा और लेब्राडोर की धारा। तो लेब्राडोर वाली ठंडी धारा होती है। तो इस तरह की धाराएं होती हैं। तो उत्तर विषुवत रेखीय धारा ये कुरेसी, ये इस मध्य एशिया वाले हैं, प्रशांत महासागर की धाराएं हैं जी। तो यहाँ कोरोसीवो की धारा होती है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह होता है। यहाँ आयोसियो की धारा होती है, ठंडी होती है। कामचटका ये प्रायद्वीप है। फिर अलास्का की धारा इस तरह से यहाँ चलती है। यहाँ कैलिफोर्निया की ये ठंडी धारा होती है और यहाँ पे ये धारा जाके यहाँ बीच में कहीं 2 भागों में बढ़ जाती है। एक धारा यहाँ नीचे की ओर चली जाती है, एक ऊपर की ओर अखावास्का यहाँ की खाड़ी में चली जाती है। नीचे दक्षिण में दक्षिणी विषुवतीय धारा चलती है। तो वे पूर्वी तटीय धारा होती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। फिर दक्षिणी प्रशांत धारा नीचे की ओर चलती है, यहाँ चिली घाट के पास से होती हुई पेरू की धारा के रूप में, या पेरू की धारा के रूप में ऊपर ठंडी धारा। इस तरह से ये धाराएं चलती हैं इसी प्रशांत में। निम्न कारणों पर विचार। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापार हवाओं के प्रभाव के कारण महासागरों के पश्चिम भाग में पूर्वी भाग की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। तो पूर्वी महाद्वीप की पश्चिम भाग है, जो पश्चिम भाग जो है पूर्वी भागों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि धाराएं यहाँ से पश्चिम की ओर ले जाई जाती हैं, तो यहाँ गर्म होते हैं। और तो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट के कारण, तो दोनों कथन वो सही थे। महासागरीय जो गति है, महासागरीय जल गति का कारण क्या है? तो महासागरीय जल गति का कारण है ज्वार भाटा आना, तरंगों का उठना, सुनामी या जलधारा, महासागरीय धाराएं। तो इनमें से है दूसरी है, 2 नंबर की तरंगों के कारण आता है, चौथा है महासागरीय धाराओं के कारण। प्रमुख विख्यात मत्स्यायन क्षेत्र, तो ग्रैंड बैंक है, लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा, गर्म धारा जब मिलती हैं। दूसरा है डोंगर बैंक, उत्तरी सागर के पास। फिर है अगुलहरास बैंक। तो यहाँ मत्स्यायन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि धाराएं 2 विपरीत धाराएं मिलती हैं। फिर ये क्वेश्चन टाइप बनाए गए हैं कि ओसियो धारा कहाँ है, तो सही समय लेता है, दूसरा और तीसरा देख लेते हैं।
तीसरी मोजाम्बिक धारा हिंद महासागर की है। दूसरा है फॉकलैंड धारा दक्षिणी अटलांटिक की है। फिर इसमें है कौन असंलग्न है, तो असंलग्न में जैसे ग्रीनलैंड, ये वाली नहीं लिखते, तो ग्रीनलैंड की धारा जलधारा, ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी है, ग्रीनलैंड की धारा ठंडी है। फिर कनेरी की धारा, ये भी ठंडी अटलांटिक धारा है। फिर लेब्राडोर, ये ठंडी अटलांटिक धारा है। इन फॉकलैंड की धारा कैसी है, ठंडी नहीं है, गर्म धारा है। तो हिंद महासागर में इस तरह से ऋतु परिवर्तन भी होता है और धाराएं भी चलती रहती हैं। तो यहाँ मोजाम्बिक से होकर जाती है, तो मोजाम्बिक चैनल बेंजुला द्वीप है, अववाह होता है, पश्चिमी प्रवाह होता है, पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा के रूप में चलती है। जो विस्वती धारा है, प्रतिविस्वती धारा के रूप में भी चलती है। यहाँ मानसून आता है, इस तरह से धाराएं चलती रहती हैं। फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून, तो ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाओं की दिशा के कारण धारा दक्षिण पश्चिम में परिवर्तित हो जाती है, जिससे समस्त धारा का क्रम बदल जाता है। यह धारा अपनी अनेक छोटी उपधाराओं के साथ बंगाल की खाड़ी तरफ सागर में प्रवेश करती है। तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ से पूर्वी प्रशांत महासागर, यहाँ पेरू की धारा उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, यहाँ से आती हैं और यहाँ पर आकर यहाँ ऊपर उठ जाती हैं। और ये अटाकामा का मरुस्थल है, ऊर्ध्वाधर गमन होता है और इस आलीना और लालीना बनते हैं इनमें। और 5 से 7 वर्ष में पवन मंद और बंद हो जाएगी, तो उल्टी धारा बहने लगती हैं। यहाँ जब उलट जाती हैं तो निम्न दाब का जगह उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ने लगता है और इंडोनेशिया में, भारत में भी सूखा पड़ जाता है। एल नीनो की स्थिति बन जाती है। तो ये एल नीनो है। कि एल नीनो क्या है, तो एल नीनो पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में एक गर्म धारा प्रवाहित होती है, जिसे शिशु पुत्र वा भी कहते हैं, क्योंकि यह दिसंबर में प्रवाहित होती है। इससे पेरू तट के मछलियाँ मर जाती हैं। एल नीनो आज विश्व जलवायु का प्रमुख दूरगामी प्रभाव माने जा रहे हैं। अत्यधिक वर्षा, सूखा, अकाल आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण को एल नीनो से जोड़कर देखा जाता है। फिर पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ पवनों के कारण ही सभी महासागरों में प्रवाहित होती हैं। अत्यधिक जल विस्थापन तथा गुजरती गरजती बारिशों के कारण यह प्रवाह होता है। फिर एल नीनो के संबंध में कथन असत्य है। तो सागर की जो लवणता है, लवणता के संबंध में, लवणता 47% प्रकार के लवण होते हैं। 35% प्रति 1000 ग्राम पर मापा जाता है। सोडियम क्लोराइड 77% है, मैग्नीशियम क्लोराइड 11% है। लाखों वर्षों से स्थिर होते हैं। नदी में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उल्का पिंड अंतरिक्ष से आते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं और जैविक घटक आदि। तो सोडियम क्लोराइड पृथ्वी की उत्पत्ति से ही उत्पन्न है इसमें। तो इस तरह से है। फिर लवणता अधिक होती है, पानी कम होता है, जहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ। फिर उपोष्ण क्षेत्रों में, जहाँ गर्मी वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ 36.5% लवणता होती है, लेकिन विषुवत रेखा पर 14.6 ही लवणता होती है। मृत सागर में लवणता कितनी है, 450% है। यहाँ उजीरिया में 300, वेना में 350 और तुर्की में 350% है। फिर ध्रुवीय लवणता कम, ध्रुवीय सागर में जल होता है, यानी बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी, तो यहाँ 10 से 15% तक लवणता तुलना में होती है। तो यहाँ लवणता में कमी होती। भूमध्य सागर पर जल है, बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी 10 से 15% है। लवणता की तुलना 50% भूखंड, 50% सागर है उत्तरी गोलार्ध में। और भूखंड देखें तो तापमान अधिक होगा।
दक्षिणी गोलार्ध में 80% सागर है और भूखंड 20% है। वाष्पीकरण के कारण लवणता ज़्यादा है। महानदी के मुहाने पर लवणता कम होती है, नदियों के मुहाने पर कम होती है। फिर हिमखंड के पिघलने के कारण लवणता भी कम हो जाती है क्योंकि पानी बढ़ जाता है। फिर जलधारा का मिश्रण लवणता को बदल देता है। गर्म जलधारा अधिकांश लवण, ठंडी जलधारा कम लवणता लाती है। अवतलन तो इस तरह गहरे सागरी जल में ऊपर की ओर जाती है, सतह पर घनत्व लवणता बढ़ जाती है। थर्मेहेलियन परिसंचरण तल THC बड़े पैमाने पर समुद्र परिसंचरण का एक हिस्सा है जो सतह की गर्मी और मीठे पानी के प्रवाह द्वारा निर्मित वैश्विक घनत्व ग्रेडियंट द्वारा संचालित होता है। तापमान और लवणता में क्षैतिज अंतर द्वारा नियंत्रित सामान्य परिसंचरण तंत्र। सुनामी आती है, सुनामी लहरें 3800 मीटर होती हैं। फिर विशेष निक्षेप तल 10 से 30 मीटर ऊंची लहरें होती। सागरीय भूकंप, ज्वालामुखी, उल्कापिंड का टकराना, तटीय भूखंड आदि। पृथ्वी के घूर्णन के कारण या पृथ्वी का सूर्य चंद्रमा के कारण यहाँ ज्वार भाटा आते हैं। यहाँ ज्वार भाटा, यहाँ उत्प्लावन बल के कारण दूसरा विपरीत बल लगता है तो यहाँ ज्वार आते हैं। तो ज्वार में लहरें ऊपर यहाँ तक पहुँच जाती हैं और निम्न जब भाटा आते हैं तो न्यूनतम नीचे चल जाती हैं। तो चंद्रमा और सूर्य के कारण आते हैं जी। ज्वार सामान्य से कम 20% कम होता है और इसमें क्या होता है, भाटा के समय ज्वार 20% अतिरिक्त होता है। तो शुक्ल और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है, सप्तमी को होता है। सूर्य तथा चंद्रमा के केंद्र के समकोण बनने वाली दिशाओं में स्थित होता है। सामान्यतः ज्वार से 20% कम ऊंचा वाला ज्वार आता है, लघु ज्वार कहते हैं। और पूर्णमासी अमावस्या के दिन सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी में होते तो दीर्घ ज्वार आते हैं। दैनिक ज्वार में एक उच्च होता है और एक लो होता है। अर्ध दैनिक ज्वार उच्च होता है, लो होता है, अर्ध उच्च होता है, फिर लो होता है। संतुलन सिद्धांत न्यूटन का। प्रगामी सिद्धांत विलियम बेल्विक का। स्थायी तरंग का सिद्धांत दिया है हैरिस ने। ज्वार की उत्पत्ति प्रगामी तरंग सिद्धांत प्रतिपादन बेबेल ने किया है। फिर पृथ्वी के महासागरीय तट पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य S2 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी है। पृथ्वी का घूर्णन, चंद्रमा का परिक्रमण। जलमंडल में बायोमास 20 से 21 अक्षांश अधिक। यहाँ कोरोलिस मूंगा होता है, इसमें सहजीवी एक जीव होता है। छिछले जल पर होता है जी और 45 से 55 की गहराई पर, मीटर की गहराई पर मग्न तट पर होता है। इसमें उष्ण और उपोष्ण मतलब क्षेत्रों में होता है। लवणता 27 से 32% तक चाहिए होती है, पौष्टिक सीमा है। वह नदी के मुहाने या अवसादी जल, कीचड़ युक्त जल या विद्युत युक्त यहाँ पे नहीं बन सकता है। तो प्रवाल विरंजन, तो यहाँ पे है प्रवाल, यहाँ पे प्रवाल है मैंगो यहाँ पे, और यहाँ हिंद महासागर, यहाँ ऑस्ट्रेलिया की पार्ट ग्रेट बैरियर रीफ है। तो प्रवाल विरंजन मूंगा जब मर जाते हैं तो उसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। तर स्थलीय बायोमास या जीवों की स्थिति, तो 0 डिग्री से 10 डिग्री पर विषुवत-रेखीय वन होते हैं, विषुवतीय वन है। फिर यहाँ 0 से 30 पर मानसूनी वन, घास के क्षेत्र होते हैं, गर्म मरुस्थल है। फिर 3 प्रकार के वन होते हैं, घास होते हैं, भूमध्यसागरीय विशेष वन होते हैं। फिर यहाँ लोरेशियन या मिश्रित वन होते हैं। यहाँ वन टैगा प्रकार के होते हैं, चौड़ी पर्वतीय वन होते हैं। फिर यहाँ टैगा वन है और 11 महीने तक टुंड्रा वन।